नमस्कार। आज की सीडीपी में हम पढ़ेंगे अधिगम के बारे में, यानी अधिगम क्या होता है और अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। यानी कि बच्चे जब अधिगम कर रहे होते हैं तो उनको अधिगम में कौन कौन सी समस्या आती है, करने में कौन कौन सा कारक उनको प्रभावित करता है, इसमें हम समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं अधिगम क्या होता है। ठीक है, और अधिगम के कौन कौन से कारक होते हैं प्रभावित करने वाले। ठीक है, तो अधिगम क्या होता है कि अधिगम का अर्थ होता है सीखना, यानी किसी चीज को सीख रहे होते हैं तो उसको हम अधिगम कर रहे होते हैं। मान लीजिए कि हम कोई चीजें सीख रहे हैं, जैसे पढ़ना लिखना, जो भी चीजें सीख रहे हैं, तो जो चीजें हम कर रहे हैं उसको हम अधिगम कहते हैं। उससे हमको ज्ञान मिल रहा है, यानी कोई ना कोई की चीजें सीख रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक बच्चा है, किसी बड़े व्यक्ति को साइकिल चलाते हुए देख रहा है, तो वो जो देख रहा है और फिर वो करने की कोशिश कर रहा है, तो वो सीख रहा होता है। यानी दूसरे व्यक्ति को देखकर साइकिल चलाने, जैसे साइकिल चलाया जा रहा है उस तरीके से फिर चलाने की कोशिश करता है साइकिल, तो वो सीखने की प्रक्रिया, यानी वही अधिगम कहलाता है। यानी चीजों को देखकर सीखना या करना अधिगम कहलाता है। ठीक है, अधिगम एक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। यानी कि जो अधिगम है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। ना कुछ जब हम जन्म लेते हैं और जब तक मृत्यु नहीं हो जाती, कुछ ना कुछ चीजें सीखते रहते हैं। प्रतिदिन कुछ ना कुछ नई नई चीजें सीखते रहते हैं। ठीक है, एवं जिसके द्वारा हम कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं। यानी कि अधिगम के द्वारा कुछ ना कुछ चीजें हम सीखते रहते हैं जिससे हमको ज्ञान मिलता है। जैसे मान लीजिए कि कोई चीजें हम कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, उस काम के द्वारा जो चीजें हमको अनुभव मिलता है वो अधिगम कहलाता है। ठीक है, जिसके द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो। ठीक है, अधिगम के द्वारा क्या होता है कि हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है। जैसे मान लीजिए कि आप अच्छी अच्छी बुकें पढ़ेंगे, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ेंगे, तो उससे जो आपको सीखने को मिलेगा, उससे जो आपको अधिगम मिलेगा, उसके द्वारा आपके व्यवहार में परिवर्तन आएगा। जैसे मान लीजिए कि हम यूपी टेट के लिए पढ़ रहे हैं, तो यूपी टेट में ही सीडीपी पढ़ने का पर्पज होता है कि कैसे बच्चों को उनके जो भी गुण हैं उनको समझा जाए और उन पे काम किया जाए और बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ाया जाए। तो ठीक है, तो ये जब हम सीडीपी पढ़ रहे होते हैं तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है कि बच्चों को कैसे डील किया जाए, बच्चों को कैसे समझा जाए। आम व्यक्ति क्या होता है कि बच्चे के बारे में नहीं समझ पाता। जैसे मान लीजिए बच्चा पढ़ने में कमजोर होगा, तो आम व्यक्ति कहेगा नहीं, बच्चा पढ़ने में कमजोर है, ये चीजों को नहीं सीख पाएगा। लेकिन जब आप सीडीपी पढ़ेंगे और सीडीपी के द्वारा जब बच्चों की जाने कि क्या क्या उनके पीछे कारण है नहीं सीख पाने का, तो उस पर जब काम करेंगे तो ये चीजें जो है व्यवहार में परिवर्तन कराती है। तो यही कहा गया है कि अधिगम जो है व्यवहार में परिवर्तन होता है। ठीक है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट है कि अधिगम व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है और ये जीवन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करता है। ठीक है, यानी कि अधिगम जो है व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। यानी कि व्यक्ति के जो सर्वांगीण विकास है वो अधिगम से प्रभावित होता है। ठीक है, और जीवन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिगम आवश्यक है। ठीक है, तो ये अधिगम रहा। यानी कि अधिगम में क्या होता है कि चीजों को जो सीखते हैं, देख के ऑब्जर्व करते हैं, उससे सीखते हैं, उसको हम अधिगम करते हैं। ठीक है, अधिगम से क्या होता है कि व्यवहार में हमारे परिवर्तन आता है। ठीक है, यानी कि बोल चाल भाषा और या जो भी शारीरिक शैली होती है उनमें परिवर्तन आता है। ठीक है, ज्ञान से। ठीक है, इसके बाद हम अगला देखते हैं। अगला क्या है, इसमें अगला है कि अधिगम की परिभाषाएं, यानी अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम की क्या परिभाषाएं दी हैं, ये पेपर में पूछा जाता है। तो हम देख लेते हैं अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने क्या परिभाषा दी है। तो वुडवर्थ ने कहा है कि अधिगम की परिभाषा में कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। यानी कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, इसके बाद अगले मनोवैज्ञानिक है क्रो एंड क्रो। जिन्होंने कहा कि सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। यानी कि सीखना जो है आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। ठीक है, इसके बाद अगले मनोवैज्ञानिक है गेट्स एवं अन्य। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि सीखना अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहारों में होने वाले सुधारात्मक परिवर्तन होते हैं। यानी जो चीजें हम सीखते हैं, प्रशिक्षण करते हैं, उसके द्वारा जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आते हैं, सुधार आते हैं, वो चीजें अधिगम कहलाती है। ठीक है, इसके बाद अगले मनोवैज्ञानिक है हिलगार्ड, जिन्होंने कहा कि सीखना वह प्रक्रिया है जिसमें अभ्यास अथवा प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार का उद्भव होता है अथवा व्यवहार में परिवर्तन होता है। यानी कि इन्होंने उसी बात को दूसरे तरीके से बताया कि सीखना वह प्रक्रिया जिसमें अभ्यास होता है, प्रशिक्षण होता है और उसके द्वारा व्यवहार में उद्भव होता है और व्यवहार में परिवर्तन आता है। ठीक है, तो ये अधिगम के जो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषा दी, ये पेपर में पूछा जाता है, आप इसको देख लेंगे। ठीक है,
इसके बाद हम अगला पॉइंट इसी पे पढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि अधिगम के योगदान देने वाले कारक कौन कौन होते हैं, यानी कि अधिगम के योगदान देने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो अधिगम यद्यपि एक सहज प्रक्रिया है। प्रत्येक पढ़ाई में जन्म से कुछ न कुछ सीखता रहता है। उसके सीखने की मात्रा तथा कुशलता पर अनेक कारकों का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। यानी कि अधिगम जो है एक सहज प्रक्रिया होती है। ठीक है, प्राणी कुछ ना कुछ जब जन्म जन्म लेता है और जब तक उसकी मृत्यु ना हो जाती है, कुछ ना कुछ चीजें को रोज ना प्रतिदिन हमेशा कुछ ना कुछ चीजों को सीखता रहता है। आज कुछ चीजों को सीखेगा, परसों कुछ चीजों को सीखेगा, मैंने नई नई चीजें उसके अंदर जुड़ती जाती है। ठीक है, नए नए उसके अंदर ज्ञान जुड़ता जाता है। ठीक है, तो उसके अंदर यही जो ज्ञान जुड़ता जाता है, ये सीखने की मात्रात्मक और कुशलता में उनके जो जो चीजें सीखते हैं उनमें कुछ प्रभाव भी पड़ता है कि किस तरीके से वो चीजों को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई बालक है, तो कोई बालक बहुत अच्छी तरीके से समझ पाता है, कोई बालक धीरे से नहीं समझ पाता है, तो उसके पीछे कारण क्या है, इसको हम समझते हैं। ठीक है, तो इसी में अगला दिया गया है कि अधिगम की क्रिया को प्रभावित करने वाले दो प्रमुख कारक निम्नलिखित है। यानी कि अधिगम जब सीख रहा होता है बच्चा, तो उसमें उसको प्रभावित करने वाले कारक भी होते हैं। जैसे मान लीजिए कि बच्चा कोई तेजी से सीख रहा है, कोई धीरे से सीख रहा है, तो उसको प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा आसानी किसी चीज को सीख जा रहा है, कोई बच्चा उसको सीखने में समय लगा रहा है, तो उसके पीछे एक कारण होता है। ठीक है, एक कारण दो प्रकार के होते हैं। पहला कारण होता है व्यक्तिगत कारण, दूसरा पारिवारिक कारण। ठीक है, तो हम व्यक्तिगत कारण को पढ़ लेते हैं कि व्यक्तिगत कारण में क्या क्या चीजें आती है। ठीक है, तो व्यक्तिगत कारण में क्या चीजें आती है इसको हम देख लेते हैं। तो अधिगम की प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार के व्यक्तिगत कारक का योगदान होता है। यानी कि अधिगम जब हम सीख रहे होते हैं, तो उन प्रक्रियाओं में व्यक्तिगत कारक विभिन्न प्रकार के होते हैं और उनका योगदान होता है। ठीक है, व्यक्तिगत कारक अधिगम की प्रक्रिया को तीव्र एवं धीमा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी व्यक्तिगत कारण क्या होता है कि जब हमें मान लीजिए कि कोई चीजें सीखना होता है, तो अगर हम अंदर से मोटिवेट होंगे, अपने आत्मा के प्रति, चाहे अपने अंदर से उस चीजों को जानने की समझने की कोशिश करेंगे, तो हम जो भी चीजें सीख रहे हैं उसको हम अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। ठीक है, यानी कि अपने अंदर जो व्यक्तिगत चीजें है जानने की, अपनी जो भी कौशल को बढ़ाने की अपने अंदर से इच्छा होगी, तो उस चीजों को सीख पाएंगे। अगर अंदर से मोटिवेट नहीं होंगे, कोई बाहरी मोटिवेशन होगा, तो उन चीजों को सीखने में बहुत टाइम लगेगा, अच्छी तरीके से सीख भी नहीं पाएंगे। तो यही कहा गया है व्यक्तिगत कारण में क्या क्या चीजें होती है, इसको हम विस्तार से समझते हैं। ठीक है, तो व्यक्तिगत कारण में क्या है कि अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारण को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, यानी बांटा गया है। ठीक है, इसमें पहला आता है संवेदीकरण या प्रत्यक्षीकरण। संवेदीकरण या प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, इसको हम देख लेते हैं। तो विद्यार्थियों के समान स्वास्थ्य एवं अतिरिक्त संवेदना तथा प्रत्यक्षीकरण एक ऐसा मनोवैज्ञानिक कारक है जो अधिगम में सहायता करता है। यानी कि जो विद्यार्थी समान रूप से होते हैं, उनमें स्वस्थ रहना या उनकी जो भी शारीरिक अंग है, वो जितने भी शारीरिक अंग अच्छी तरीके से काम कर पाएंगे, तो बच्चे अच्छी तरीके से अधिगम को सीख पाएंगे और अधिगम सीखने में उनकी अच्छी तरीके से सहायता हो पाएगी। ठीक है, यही इसमें कहा जा रहा है। अब संवेदी प्रतिष्करण केंद्र में होता है और प्राणी में 5 संवेदी अंग होते हैं, जैसे त्वचा, कान, नाक, जीभ और आंख। ये जो संवेदी प्रतिष्करण है, इसमें क्या होता है कि 5 प्रकार के संवेदी होते हैं। जैसे मान लीजिए कि त्वचा हुआ, कान हुआ, जीभ हुआ, आंख हुआ, नाक हुआ। ये सारी चीजें जो है सीखने के लिए आवश्यक होती है। यानी कोई भी काम हम सीख रहे हैं या किसी भी चीज का ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं, तो इन चीजों की होना आवश्यक है। अगर इनमें से कोई भी 5 चीजें में से थोड़ा भी अगर बदलाव आ जाए या थोड़ा भी कमी आ जाए, तो चीजों जो भी बच्चे सीख रहे होते हैं या जो भी व्यक्ति सीख रहा होता है, उनमें कमियां आने लगेंगी, अच्छी तरीके से चीजों को समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो यही इसमें कहा जा रहा है कि मान लीजिए कि कोई बच्चा अच्छी तरीके से देख नहीं पा रहा है, उसको धुंधलापन देख पा रहा है, लेकिन अन्य व्यक्ति समझ नहीं पाएगा कि ये चीजें क्या हो रही है, उसके अंदर कहाँ से ऐसी कमियां आ रही है। लेकिन जब आप शिक्षक होंगे, तो इस चीजों को जानना पड़ेगा कि बच्चे के अंदर क्या कमियां हैं। उस कमियों को दूर करने के लिए उसको मेहनत करना पड़ेगा। यही चीजें बताई जा रही है। शिक्षक में और आम आदमी में यही अंतर होता है। ठीक है, इसके बाद इसमें अगला पॉइंट है कि ये संवेदी अंग ज्ञानेंद्रिया ज्ञान के द्वारा होती है और वातावरण में स्थित विभिन्न उद्दीपन और प्रतिष्ठिकरण में सहायक होती है। यानी कि जो ज्ञान इंद्रिया होती है, वो अधिगम को सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर ये ज्ञान इंद्रिया में थोड़ा भी बदलाव आएगा या कमियां आएंगी, तो बच्चे अच्छी तरीके से सीख नहीं पाएंगे। यही कहा जा रहा है कि जो 5 ज्ञान इंद्रिया हैं, इनमें
थोड़ा भी अंतर रहेगा तो अधिगम प्रभावित होगा। ठीक है, इनमें किसी भी संवेदी अंग में किसी भी प्रकार का दोष हो जाने से अधिगम प्रभावित होता है। ठीक है, यही कहा जा रहा है इसमें। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा दूर दृष्टि या निकट दृष्टि की वजह से ग्रसित है, तो उसको कोई भी चीज समझने में या दूर की वस्तु या पास की वस्तु देखने में उसको कठिनाइयां हो रही है, तो वो चीजों को अच्छी तरीके से समझ नहीं पाएगा, अध्ययन होने में उसको परेशानी होगी। टीचर क्या करेगा, यहीं पे उसको हेल्प करेगा, अच्छी तरीके से समझाएगा, उसको समय देगा। यही चीजें कही जा रही है कि जो संवेदीकरण या प्रत्यक्षीकरण है बच्चों में, अगर कमी रहेगी तो हमको क्या करना है, उसकी कमियों को उस पर थोपना नहीं है, उसको दूर करना है, उस पर मेहनत करना है, उसको अच्छी तरीके से सिखाना है। ठीक है, यही अधिगम को प्रभावित करता है। ठीक है, आप एक अध्यापक के रूप में उसको समझेंगे कि क्या कमियां हैं, तो उस पर आप काम करेंगे। ये नहीं कि आम इंसान के तरह छोड़ दें कि नहीं उसमें कमियां हैं तो उसको छोड़ देना है, नहीं, इसी पे काम करना है, उसी को समझाना है, अच्छी तरीके से बतलाना है। ठीक है, ये संवेदीकरण और प्रत्यक्षीकरण रहा व्यक्तिगत कार्य में। इसके बाद हम अगला देखते हैं, अगला क्या है। इसके बाद अगला है शारीरिक क्रियाशीलता, यानी कि शारीरिक क्रियाशीलता क्या है, इसको हम देख लेते हैं। थकान या थकान का अभ्यास करने वाले छात्र अधिगम की प्रक्रिया को कम कर देता है। दूसरी शारीरिक क्रियाशीलता अधिगम प्रक्रिया में सहायक होती है तथा इसकी गति को तीव्र कर देती है। यानी इसमें कहा जा रहा है कि शारीरिक क्रियाशीलता भी अधिगम को प्रभावित करता है। यानी कि जब बच्चा थका रहेगा, थका महसूस करेगा, तो जो भी चीजें पढ़ाई जा रही है, जो भी चीजें सीखने की होगी, वो बच्चा अच्छी तरीके से सीख नहीं पाएगा। अब शारीरिक क्रियाशीलता का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चे को अच्छा पोषण नहीं मिल पा रहा है, अच्छी खाना नहीं मिल पा रहा है, तो वो स्कूल में आकर अपने आप को थकान महसूस करेगा, थकान की वजह से चीजों को समझने में उसकी कठिनाइयां होगी। तो ये सारी चीजें है जो शारीरिक क्रियाशीलता भी उसके अधिगम पर निर्भर करता है। यानी कि वो कितना चहल पहल है, चीजों को कितना एक्टिव है, अपने आप को कितना एक्टिव रख पा रहा है। एक्टिव रहेगा बच्चा तो समझ पाएगा, अगर उसके अंदर शारीरिक क्रियाशीलता नहीं रहेगी, थकान रहेगा, थकावट रहेगी, तो बच्चा को समझने में कठिनाइयां होगी, अपने आप को उबाऊ महसूस करेगा और अच्छी से जो भी चीजें सिखाई जा रही है, जो भी चीजें क्लास में बताई जा रही है, उस पर ध्यान नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो ये शारीरिक क्रियाशीलता भी अधिगम को प्रभावित करता है। ठीक है, इसके बाद अगला है आयु एवं परिपक्वता। आयु एवं परिपक्वता अधिगम पर प्रभावित करता है, कैसे देख लेते हैं इसको। तो अधिगम प्रत्यक्ष रूप से आयु तथा परिपक्वता पर निर्भर करता है। यानी कि जो चीजें सीखना होता है वो आयु पे और परिपक्वता इन मेच्योरिटी पे भी डिपेंड करता है कि बच्चे का आयु क्या है और उसकी परिपक्वता कितना मेच्योर है चीजों को सीखने के लिए। ठीक है, इसमें अगला पॉइंट देख लेते हैं कि जब तक व्यक्ति सीखने के प्रति पर्याप्त रूप से परिपक्व नहीं होता, तब तक वह अधिगम निष्पन्न नहीं होता। कुछ विद्यार्थी छोटे उम्र में ही अधिक सीख लेते हैं, जबकि कुछ विद्यार्थी उस पाठ्यक्रम को सीखने में अधिक देरी लगाते हैं। यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि आयु एवं परिपक्वता अधिगम को सीखने में अधिगम को सीखने में निर्भर करती है। यानी कि जब जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा छोटा है तो चीजों को अच्छी तरीके से सीख पाता है, लेकिन जो बड़े बच्चे होते हैं उनसे कंपेयर में चीजों को अच्छी तरीके से नहीं समझ पाता है, अच्छी तरीके से सीख नहीं पाता है। ठीक है, मान लीजिए कि बच्चा छोटा है, उसको मान लीजिए कि 9 का 10 का या 8 का चीजें बताया जाए, समझाया जाए, तो वो उसको अडॉप्ट नहीं कर पाएगा, उसको समझ नहीं पाएगा। ठीक है, तो यही बताया जा रहा है कि जो चीजें हम सिखा रहे हैं उसके लिए एज और परिपक्वता दोनों होना जरूरी है। मान लीजिए कोई न्यूटन का परिभाषा हम बता रहे हैं 2 के 3 के लड़के को, तो वो उतना परिपक्व और एज के हिसाब से उसका उतना ज्ञान नहीं हो पा रहा है कि जितना वो समझ सके। ठीक है, तो ये यही कहा जा रहा है कि जो चीजें हम पढ़ाएं वो बच्चों के एज के और कितना मेच्योर है उनके हिसाब से ही बच्चे को देखकर पढ़ाया जाए। कुछ कुछ बच्चों में होता है कि चीजों को कम उम्र में अच्छी तरीके से सीख पाते हैं, लेकिन ये सभी में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये आयु एवं परिपक्वता अधिगम पे अच्छा रोल निभाती हैं, और आयु एवं परिपक्वता जो है अधिगम को प्रभावित करता है। ठीक है, इस तरीके से जो है अधिगम को आयु एवं परिपक्वता प्रभावित करता है। ठीक है, इसके बाद इसमें अगला है व्यक्तिगत रुचि। यानी कि जो चीजें हम अधिगम सीख रहे होते हैं उसके अंदर जो बच्चे होते हैं उसके अंदर कितना व्यक्तिगत रुचि है, यानी जानने के लिए उसको कितना अंदर से रुचि आ रही है। मान लीजिए कि कोई बच्चे को डॉक्टर बनना है, कोई बच्चे को सिंगर बनना है, या कोई बच्चे को इंजीनियर बनना है, तो उसके अंदर से कितना सीखने की ललक आ रही है वो उस पर डिपेंड करता है। अगर व्यक्तिगत रुचि होगी कि नहीं मुझे डॉक्टर बनना है, तो वो उस चीजें में काम करेगा, उस पर अपना 100% देगा, चीजों को समझेगा और चीजों को करने की कोशिश करेगा। लेकिन उसके अंदर व्यक्तिगत रुचि नहीं रहेगी तो जो भी चीजें पढ़ाई जा रही है उसको उबाऊ लगेगा और उसको
समझने में कठिनाई महसूस होगी। तो ये चीजें है जो व्यक्तिगत रुचि अधिगम को प्रभावित करता है। अगर अंदर से व्यक्तिगत रुचि है, कुछ चीज बनने की अंदर से रुचि है, तो वो चीजों को सीख पाएगा अच्छी तरीके से। अगर व्यक्तिगत रुचि नहीं है तो उसको समझने में कठिनाई महसूस होगी। ठीक है, तो यही कहा जा रहा है कि व्यक्तिगत रुचि भी अधिगम प्रक्रिया में योगदान करने का एक महत्वपूर्ण कारण होता है। ठीक है, ठीक है, ये रहा व्यक्तिगत रुचि। इसके बाद अगला है बुद्धि। बुद्धि जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है अधिगम को सीखने में। ठीक है, कैसे निभाती है इसको देख लेते हैं। तो अधिगम प्रक्रिया में बुद्धि एक महत्वपूर्ण कारक है। बुद्धि जो बुद्धि परीक्षा के आधार पर, आईक्यू के आधार पर निर्धारित की गई है, सीखने से संबंधित होती है। यानी कि जो बुद्धि होती है, बुद्धि का हम जो परीक्षण करते हैं उसको आईक्यू के रूप में उसको प्रदर्शित करते हैं। और आईक्यू के रूप में मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का आईक्यू ज्यादा होगा तो वो सीखने में अच्छी तरीके से चीजों को समझ पाएगा। जिसका आईक्यू लेवल कम होगा उसको सीखने में कठिनाई होगी। ठीक है, तो ये अलग अलग बुद्धि जो आईक्यू होता है, अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग अंतर देखने को हमको मिलता है। ठीक है, इसके वजह से जो है सीखने में भी कमियां हमको नजर आती है। ठीक है, प्राय वो विद्यार्थी जिनका आईक्यू अधिक होता है वे जल्दी सीख लेते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति का आईक्यू अधिक हुआ तो वो जो भी चीजें पढ़ाई जाएगी वो तेजी से सीख पाएगा। ठीक है, लेकिन विद्यार्थियों का उच्च आईक्यू होने मात्र से गारंटी नहीं है होता है कि वो सीखने में भी तेजी से होंगे, बल्कि विद्यार्थियों की आवश्यकताओं, रुचियों, अभिप्रेरण तथा सिखाई जाने वाली विधियां भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी इसमें कहा गया है कि अगर व्यक्ति का आईक्यू लेवल है, वो चीजों को जल्दी सीख पा रहा है, ये कोई जरूरी नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि आईक्यू मात्र से होने से ये गारंटी नहीं होती कि चीजों को सीख पाते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है कि उसके अंदर जो चीजें सिखाई जा रही है उसमें कितना उसका रुचि है, उस कितना चीजों को सीख पा रहा है, जो विधियां बताई जा रही है उस पर कितना वो समझ पा रहा है, ये महत्वपूर्ण होता है। कभी कभी आईक्यू का होना ही मात्र नहीं होता है, जो चीजें सिखाई जा रही है उसमें उसका कितना इंटरेस्ट है, वो चीजों को किस तरीके से समझ पा रहा है, उसमें जो विधियां पढ़ाई जा रही है उसको किस किस तरीके से समझ पा रहा है, ये भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है अधिगम को समझने में। ठीक है, अधिगम को करने में। ठीक है, तो ये आईक्यू जो है बुद्धि, यानी कि ये भी अधिगम को प्रभावित करता है। ठीक है, सीखने में, समझने में। इसके बाद अगला है अभिवृत्ति। यानी जो चीजें हम याद करते हैं उसको हम अभिवृत्ति कहते हैं। तो हम चीजों को किस तरीके से याद कर पाते हैं, लंबे समय में तक रख पाते हैं, ये भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, यानी कि अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थी अभिवृत्ति से भी प्रभावित होता है। यानी चीजों को, जो चीज भूल जाना, चीजों को जल्दी याद कर पाना, ये भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है सीखने में। ठीक है, यदि वह पढ़ाई जाने वाली वस्तु के प्रति सजग हो, उसके प्रति रुचि रखता हो, तो वह निश्चित रूप से इसके प्रति उचित अभिवृत्ति रख पाएगा। यानी इसमें कहा जा रहा है, मान लीजिए कि बच्चे उसके प्रति रुचि रख रहा है, जो टॉपिक पढ़ाई जा रही है उसके प्रति रुचि रख रहा है, यानी जो चीजें पढ़ रहा है उसके प्रति रुचि रख रहा है। रुचि रखेगा तो वो चीजें याद रहेगी। अगर उसमें थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो वो भूल जाएगा, कंसेप्ट को नहीं समझ पाएगा। तो ये जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसमें रुचि होना उसकी अभिवृत्ति के लिए आवश्यक है। यानी चीजों को याद करने के लिए उसमें रुचि होना जरूरी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो आपको समझना, उसमें इंटरेस्ट है तो आप रुचि रख पाएंगे, ये चीजों को याद कर पाएंगे। लेकिन अगर इसमें रुचि नहीं रहेगा तो आप भूल जाएंगे जल्दी से। तो यही अभिवृत्ति का मतलब याद करने से होता है। जो चीजें पढ़ा रहे हैं हम उसको किस तरीके से आप समझ पा रहे हैं, याद कर पा रहे हैं, उसमें रुचि रखना जरूरी होता है। ठीक है, इसके बाद अगला इसमें है कि ऐसी अभिवृत्ति उसे अधिगम परिस्थिति को जल्दी, प्रश्न पूर्वक, कम समय में तथा प्रभावी ढंग से सीखने में सहायता करते हैं। यानी कि जो चीजें अभिवृत्ति है उसकी परिस्थितियां जल्दी, प्रश्नपूर्ण, कम और समय के साथ प्रभावी ढंग से सीखने में सहायता करती है। यानी कि जो चीजें हमको मान लीजिए कि अच्छी तरीके से समझना है, उसको एक्सप्लेन करना है, अगर हम अच्छी तरीके से उसमें इंटरेस्ट ले पा रहे हैं तो हमको अच्छी तरीके से याद हो पाएगा, उसके हमारे मन मस्तिष्क में वो चीजें बस जाएगी। अगर उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा तो हम चीजें भूल जाएंगे। ठीक है, तो अभिवृत्ति का होना अधिगम में अति आवश्यक है। ठीक है, इसके बाद अगला है ध्यान देना। यानी ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि अगर अधिगम में ध्यान नहीं देंगे तो चीजों को हम सीख नहीं पाएंगे। मान लीजिए कि कोई टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, उस पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं कि क्या कहा जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, तो चीजें को हमको सीखने में कठिनाई होगी और अच्छी तरीके से सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो बच्चे अगर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं तो अधिगम में सीखने में कठिनाई आती है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं क्या कहा गया है कि अधिगम की क्रिया को तीव्र गति से प्रभावित करता है। यानी कि जो ध्यान होता है अधिगम की प्रक्रिया को तीव्र गति से प्रभावित करता है। कोई अध्यापक किसी सीमा तक छात्रों को ध्यान आकर्षित करता है, इस पर अधिगम निर्भर करता है। यानी कि जो बच्चा पढ़ रहा होता है उसको टीचर कितना आकर्षक बना पाता है, अपनी बातों से उसको कितना
रिझा पाता है या अपने आप को कितना आकर्षण कर पाता है उस टॉपिक पर लेकर, ये ध्यान मायने रखता है। मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ रहा होता है, कोई टीचर टॉपिक पढ़ा रहा होता है, तो टॉपिक पर बच्चों को कितना आकर्षण या कितना उस पर अटेंशन दिलवा पाता है अध्यापक, ये मायने रखता है। अगर ध्यान नहीं दिलवा पाएगा तो बच्चे उसमें रुचि नहीं ले पाएंगे, और रुचि नहीं ले पाएंगे तो वो चीज को अधिगम करने में उनको कठिनाइयां महसूस होगी। ठीक है, तो यही कहा जा रहा है कि ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। अगर टीचर कोई टॉपिक पढ़ा रहा है तो उस टॉपिक पर कितना ध्यान दिलवा पाता है, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, बच्चों को समझाने में। ध्यान के विकास करने में शांति वातावरण, पाठ की तैयारी, विषय में परिवर्तन, सहायक सामग्री उपयोग, बालकों की रुचि का ध्यान, पूर्व ज्ञान, नवीन ज्ञान के संबंध, बालकों की प्रवृत्तियों के ज्ञान एवं प्रोत्साहन के विशेष योग होता है। यानी कि ध्यान का विकास करने के लिए बच्चों की वातावरण शांत होना चाहिए, पाठ की तैयारी अच्छी होनी चाहिए कि क्या चीजें हमको पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है, विषय में क्या परिवर्तन हुए हैं उसको देखना है, विषय में क्या परिवर्तन उसको देखना है। सहायक सामग्री, जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक पढ़ाना है तो उससे संबंधित जो भी सहायक सामग्री है, किस तरीके से बतलाना है, क्या चीजें करना है, ये चीजें होनी आवश्यक है, क्योंकि उससे बच्चों का ध्यान आकर्षित होता है। ठीक है, तो ये जो है बालक अगर उसमें रुचि ले पाएगा तो रुचि लेकर उस पर ध्यान देगा तो अच्छी तरीके से वो समझ पाएगा और अधिगम हो पाएगा और सीख पाएगा। ठीक है, तो ध्यान जरूरी है अधिगम के लिए। ठीक है, इसके बाद अगला है दूसरा पर्यावरणीय कारक। पर्यावरणीय कारक हमने व्यक्तिगत कारक पढ़ लिया, इसके बाद दूसरा पर्यावरणीय कारक। पर्यावरणीय कारक में क्या होता है कि जो आसपास की आपका एनवायरनमेंट होता है उसका भी अधिगम में प्रभाव करता है। ठीक है, अब किस तरीके से करता है इसको देख लेते हैं। तो अधिगम प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार के वातावरण संबंधी कारक का योगदान होता है। ठीक है, गर्भकाल के समय से बच्चे पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। माँ की शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक दशाएं में माँ के गर्भ में भ्रूण का विकास को प्रभावित करता है। यानी कि जैसे जैसे मान लीजिए कि इससे मान लीजिए कि बच्चा गर्भ काल में किस समय माँ के पेट में है, तो उसका एनवायरनमेंट पे प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए कि माँ किस वातावरण में रह रही है, उसकी शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक कैसा है, ये चीजें बालक पर भी प्रभाव पड़ता है। मान ली माँ क्या सोच रही है, माँ क्या खा रही है, उसका पर्यावरण कैसा है, ये चीजें जो है बालक पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद अगला है कि बच्चे के जन्म के बाद बाह्य वातावरण प्रारंभ होता है, और बाह्य वातावरण के घर के, विद्यालय तथा आसपास के पड़ोस, चारों ओर वातावरण से संबंधित होते हैं। यानी कि जब बच्चा गर्भ में होता है तो गर्भ में होता है तो बच्चे की माँ के जो शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक इच्छाएं, संज्ञानात्मक दशाएं होती है, उसका प्रभाव बच्चे पे पड़ता है। लेकिन जब बच्चा जन्म लेता है और वातावरण में आता है तो वातावरण में उसके घर, विद्यालय तथा आसपास के जो भी पड़ोसी होते हैं उसका प्रभाव उस पर पड़ने लगता है। ठीक है, तो ये पर्यावरणीय कारक होते हैं अधिगम को प्रभावित या अधिगम को सीखने में। ठीक है, इसके बाद अगला है, इसमें पॉइंट है कि पर्यावरण कारक में कौन कौन से आते हैं। तो पहला आसपास का वातावरण, यानी कि आसपास के वातावरण आपके कैसा है। जैसे मान लीजिए कि बच्चे का आसपास का वातावरण कैसा है, उसका एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ साफ सफाई है कि नहीं है, ये चीजें उस पर अत्यधिक प्रभावित कर रही है। मान लीजिए वहाँ का अच्छा वातावरण नहीं है तो हमेशा वो बीमार रहेगा, अच्छी हवा नहीं मिल पा रही है तो बच्चा हमेशा बीमार रहेगा। ठीक है, तो ये अधिगम को प्रभावित करता है। ठीक है, तो अधिगम प्रक्रिया में अब आसपास के वातावरण बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। ठीक है, दूसरा है प्राकृतिक वातावरण। प्राकृतिक वातावरण क्या होता है कि वहाँ का जलवायु कैसा है, वहाँ की वायुमंडलीय दशाएं कैसे, मान लीजिए वहाँ गर्मी ज्यादा पड़ती है कि ठंडा अधिक पड़ता है, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, गर्मी की वजह से उमस ज्यादा होती है, हवा या हवा वहाँ शुद्ध है कि नहीं है, ये चीजें जो है प्राकृतिक वातावरण भी बच्चों पे प्रभावित करता है। ठीक है, तो इसी में दिया गया है कि प्राकृतिक वातावरण के अंतर्गत जलवायु एवं वायुमंडलीय दशाएं आती है। यानी कि वहाँ का जलवायु दशा कैसे है, वहाँ गर्म है या ठंडा है, ये चीजें जो है बच्चों पे ज्यादा प्रभावित करता है। ठीक है, इसके बाद अगला है सामाजिक वातावरण। सामाजिक वातावरण में क्या आता है कि घर, विद्यालय तथा बच्चे के आवासीय वातावरण से संबंधित होता है। यानी कि बच्चे को प्रभावित करने में सामाजिक वातावरण में क्या होता है कि बच्चे का घर कैसा है, वहाँ की माहौल कैसा है, बच्चों का विद्यालय कैसा है, विद्यालय में रहने वाले लोग कैसे हैं, टीचर कैसे हैं, और वहाँ के जो भी आसपास के बच्चे से खेलता है, भाषा को सीखता है, वहाँ की भाषा कैसी बोली जा रही है, वहाँ का क्या कल्चर, लोग सोच क्या पा रहे हैं, ये चीजें मैटर करता है, अधिगम को प्रभावित करता है। ठीक है, यानी कि सामाजिक वातावरण, प्राकृतिक वातावरण, आसपास के वातावरण, ये सारी चीजें जो है बच्चों के अधिगम को प्रभावित करता है। ठीक है,
बच्चा के आसपास के लोग क्या सोच रहे हैं उस पर प्रभाव पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि बच्चा के आसपास के लोग हमेशा अच्छी चीजों पे बात कर रहे हैं, अच्छी चीजों को सिखा रहे हैं, अच्छी चीजों को बता रहे होते हैं, तो उस पर प्रभाव पड़ता है, वो अपने आप को उसमें ढालने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये अधिगम को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ठीक है, इसके बाद अगला है इसमें अध्यापक के साथ संबंध। अध्यापक के साथ भी संबंध अधिगम को प्रभावित करता है। मान लीजिए कि बच्चा अध्यापक के साथ अच्छी तरीके से घुला मिला रहेगा, अध्यापक बच्चों को एक माता पिता की तरह व्यवहार करेंगे, उनसे अच्छी जो चीजें समझ नहीं पा रहे हैं उसको समय देकर समझाएंगे, तो बच्चे अधिगम को अच्छी तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, इसमें देख लेते हैं क्या कहा गया है। अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक एक महत्वपूर्ण घटक है, वह विद्यार्थियों के व्यवहार निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यानी कि बच्चे में जो व्यवहार परिवर्तन आते हैं, जैसे मान लीजिए कि बच्चे अच्छी तरीके से खड़ा होना, अच्छी तरीके से बोलना, ये चीजें टीचर ही सिखाएगा, स्कूल में बताएगा अच्छी तरीके से कैसे बोलना है, कैसे समझना है। तो अध्यापक के साथ अगर संबंध रहेगा तो बच्चे को अच्छी तरीके से वो चीजें सीख पाएगा, समझ पाएगा। ठीक है, इसमें अगला है, वह जिस तरह पढ़ाता है तथा कक्षा में विद्यार्थियों की व्यवस्था जिस प्रकार करता है, उनका उससे अधिगम को प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए कि बच्चे शिक्षक से जुड़े हुए हैं, तो बच्चा अच्छा व्यवहार करेगा तो बच्चे उस व्यवहार से प्रभावित होंगे, उनको सीखेंगे। बच्चे क्या नाम है, टीचर की जो भी भाषा प्रयोग कर रहा है, उन जो भी एक्टिविटी कर रहा है, उनके देखकर एक्टिविटी के माध्यम से बच्चे अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। ठीक है, और उनका अधिगम में सुधार हो पाएगा। ठीक है, तो अधिगम में अध्यापक के साथ संबंध होना बच्चों का अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, इसके बाद अगला इसमें टॉपिक है, अगला है अभिभावक के साथ संबंध। यानी अभिभावक माता पिता जो है बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, बच्चे के साथ किस तरीके से रह रहे हैं, ये भी अधिगम में प्रभावित करता है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। तो विद्यार्थियों के अधिगम प्रक्रिया में माता पिता के साथ संबंध महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी बच्चे अगर माता पिता से अच्छी चीजें सीखते हैं, बच्चे रोज अच्छी चीजें बताते हैं कि जो भी वृद्ध होते हैं उनका सम्मान करना चाहिए, अच्छी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। जब स्कूल जाते समय माता पिता जो जो भी रिलेटिव हैं उनका प्रणाम करके स्कूल जाना चाहिए। ये चीजें जो है माता पिता बच्चों को बतलाएंगे, तो इससे बच्चों में नैतिकता बढ़ेगी और अच्छी सोच बढ़ेगी। ठीक है, तो माता पिता जो है, अभिभावक जो होते हैं, बच्चों के अधिगम को प्रभावित करते हैं और अधिगम में अच्छा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा है, यदि बच्चे तथा माता पिता के साथ संबंध आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित होता है, तो बच्चे को अच्छा स्वास्थ्य वातावरण प्रदान करते हैं, जिसके फलस्वरूप बच्चा अधिक सीख पाता है। ठीक है, यानी कि जब बच्चा जो होता है, माता पिता उससे जुड़े होते हैं, उसके संबंध बने होते हैं, तो क्या करता है कि बच्चे को देख रेख के लिए माता पिता अच्छे भोजन खिलाते हैं, अच्छी चीजें व्यवस्था करते हैं, अच्छे कपड़े पहनाते हैं, अच्छे व्यवहार को सिखाते हैं। तो उससे क्या होता है कि बच्चों का अधिगम सुधरता है और अधिगम सीखने में उसको महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो ये माता पिता और जो अभिभावक होते हैं वो बच्चों के अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला है कि अधिगम में साथियों का साथ संबंध होना जरूरी होता है। यानी साथियों को भी जो संबंध होता है उसमें भी अधिगम महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कैसे निभाती है इसको देख लेते हैं। तो मित्र मंडली के साथ स्वस्थ संबंध भी अधिगम को एक अच्छे वातावरण निर्माण हेतु महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। यानी कि बच्चे का अगर जो भी मित्र मंडली है, उसके जो भी दोस्त हैं, अच्छी तरीके से अगर हैं, अच्छी टॉपिक पे बात करते हैं, अच्छी चीजों को सिखाते हैं, तो वो मायने रखता है। अगर उसका मित्र मंडली बेहद ही खराब होगा, अच्छी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, अच्छी तरीके से बोलेंगे नहीं, तो बच्चा भी उसी चीज में ढलता चलेगा, क्योंकि मित्र मंडली आदियों को सीखने में ज्यादा प्रभावित होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा, चार लोग हैं, उनका दोस्त अच्छी चीजों पर, अच्छी टॉपिक पर बात करते हैं, अच्छी चीजों का जो भी समझने की प्रक्रिया होती है उस पर समझने की कोशिश करते हैं, उस टॉपिक पर डिस्कस करते हैं, तो इस तरीके से जो बच्चा होगा वो अधिगम में उसको प्रभावित कर देगा और अधिगम अच्छी तरीके से कर पाएगा। लेकिन वही दूसरे तरीके से बच्चे खराब बातों पे बात करेंगे, अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, तो बच्चा अधिगम प्रभावित होगा। ठीक है, तो अधिगम प्रभावित के लिए जो बच्चे होते हैं उनके साथियों का होना भी अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद अगला है कि अधिगम को कक्षा का जो भौतिक वातावरण है वो भी प्रभावित करता है। ठीक है, कैसे करता है इसको देख लेते हैं। कक्षा का भौतिक वातावरण छात्रों के अधिगम को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। यानी कि मान लीजिए कि कक्षा का वातावरण अच्छा रहा, साफ सफाई रही, वहाँ जो भी चीजें पढ़ाई जा रही है वो अच्छी तरीके से लिखकर समझाई जा रही है, जो भी आसपास का वातावरण है, मान लीजिए कि बैठने का, पानी पीने का, तो ये उसको अधिगम में प्रभावित करता है सीखने में। मान लीजिए कि उसको
बैठने में कोई दिक्कत आ रही है तो बैठने पर ही हमेशा सोच पाएगा, वो जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उस चीजों को नहीं समझ पाएगा। तो जो है कक्षा का वातावरण भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है अधिगम में, ठीक है। इसके बाद दूसरा, इसमें भौतिक वातावरण के अंतर्गत प्रकाश, वायु, कोलाहल आदि चीजें आती है। यानी कि भौतिक वातावरण के अंतर्गत क्या होता है कि जो भी मान लीजिए कि क्लास का वातावरण है कि कितना उसमें शोरगुल हो रहा है, कितना उसमें मान लीजिए कि कोई क्लास है और पूरा उसमें धूप में नहीं जा रहा है, अच्छी तरीके से हवा नहीं निकल पा रहा है, तो उसमें गर्माहट रहेगी तो बच्चे गर्मी की वजह से अच्छी तरीके से चीजों को समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो यही कहा जा रहा है कि कक्षा का वातावरण पूरा खुला होना चाहिए, अच्छी तरीके से हवा उसमें आए, अच्छी तरीके से प्रकाश आए, ताकि बच्चे जो भी चीजें समझाए जा रहे हो अपने मस्तिष्क को अच्छी तरीके से बनाकर समझ पाए, ठीक है। तो कक्षा का वातावरण अधिगम को प्रभावित करता है, ठीक है। ठीक है, आज की वीडियो में हमने समझा कि अधिगम क्या होता है और अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जो हमने पढ़ा है कि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपना अलग अलग मत दिया अधिगम के बारे में, ठीक है। वो भी क्वेश्चन आते हैं। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।